कल इमरान खान को सिक्योरिटी खदशा, तबीयत की वजह से तिब्बी मामलात भी थे, लेकिन पेश हुए, अदालत के हुक्म की तामील की। क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब बीमार हैं, डॉक्टरों ने मना किया उन्हें सफर करने से और रिकॉर्ड पे है। सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स है। प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस था सेशन जो सिविल सेक्रेटरिएट का, वो चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी डिमांड कर रही है कि इमरान खान साहब वहाँ पर आए। 10 माह में तकरीबन 30 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हो चुके हैं अब तक, और वो केसेस का सामना भी कर रहे हैं। सारी सिचुएशन पर आप क्या समझते हैं, किस तरफ जा रहे हैं मामला? इमरान खान साहब के ऊपर जो अब केसेस के अंबार हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कंटिन्यूएशन है इमरान खान साहब के दौर से लेके अब तक, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि तकरीबन 3/4 जो अपोजिशन थी वो जेल के अंदर थी। दूसरे ये मनाजिर जो हमने कल देखे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, मैंने आज तक किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं देखा इस तरह से होता हुआ। इमरान खान साहब की अपने लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि खान साहब जिस तरह से आए, एक जलसे की सूरत हाल करना ये सही नहीं है। जो एग्जाम का सवाल था वो वायरल हुआ, बहुत मुतनाज़ सवाल था, और ना सिर्फ उस टीचर को फायर किया गया, ब्लैक लिस्ट भी किया गया। यही मवाद हमारे तलबा के ज़हनों में डाला जाता तो उसका नतीजा क्या निकलता? जो भी हुआ है उसके बाद कार्रवाई जो भी हो रही है टीचर के अगेंस्ट, लेकिन जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के इनिशिएटिव कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना ले। आपने भी ड्रग कल्चर की बात की, बहुत बढ़ चुका है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए यही है कि चेक एंड बैलेंसेज हों कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कैंपसेस के अंदर ये ड्रग्स कहाँ से आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल मुल्क में सियासी तौर पर भी चल रही है, कानूनी भी बहुत सारे मामलात हैं, और आज निचोड़ में अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात ये होगी कि इमरान खान के 2 मुकदमात में जो कल लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हुई और इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए, तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिला और फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर की गई, जबकि थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटाई गई। कल की समाअत के दौरान एक बार फिर हमने देखा कि अवामी ताकत इमरान खान के शाना बशाना खड़ी नजर आई। इमरान खान की जानिब से बगैर किसी कॉल दिए आवाम का जमे गफीर जमान पार्क से लेकर अदालत तक इमरान खान के हमरा एक रैली की शक्ल में गया, जो कि इस बात की दलील है कि इमरान खान अब भी अवाम में पहले की तरह मकबूल लीडर हैं। शायद मकबूलियत का यही खौफ पीडीएम जमातों को इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत 9 अप्रैल बरोज़ इतवार के पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया, जिसके रद्दअमल पर हुकूमत सदर के इस इक़दाम को गैर आइनी करार दिया और ये कहा कि सदर के खिलाफ मुतय्यन सज़ा का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कि सदर के ऑर्डर की रद्दी के टुकड़े की बराबर भी अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को इस मामले पर मुशावरत के लिए तलब किया। अब देखना यह होगा कि इंतखाबात का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी रखेगा? चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब सदर मुमलिकत को 2 टूक अल्फाज में कहा गया था कि सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में उनका कोई किरदार नहीं, और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ है। अब इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो जारी इस रस्सा कुश्ती का नतीजा क्या निकलेगा? जहां पर इंतखाबात से मामले पर इत्तेहादी हुकूमत ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, वहीं एहतिसाब के मामले को अगर हम देखें तो पीडीएम हुकूमत ने नैब के हाथ पांव बांधे और कवानीन में तरामीम के बाद नैब अब 50 करोड़ से कम के बदउनवानी के मुकदमात की तहकीकात नहीं कर सकता। ये बात आप लोग जानते हैं। और रिमांड जो है वो 90 से कम कर 14 रोज़ का कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से आज चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा भी मंजूर किया गया और मुस्ताफ़ी होने वाले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जो अलविदाई खिताब किया उसमें कुछ पहलका खेज इंकशाफात उन्होंने किए और ये कहा कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे ये कहा गया कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, कभी ये कहा गया कि फ़लाँ के शख्स को पकड़ लो और उसके पास एक प्लॉट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और एक प्लॉट वाले को मैं कैसे पकड़ लूँ? आफ्ताब सुल्तान के इस इंकशाफात ने एहतसाब के अमल पर कई सवालात खड़े। क्या नैब को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और अब भी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या वाकई उन्होंने प्रेशराइज होकर इस्तीफ़ा दिया?
इस सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें जैसे सिद्दीक साहब माहिर कानून हैं और वकील भी हैं इमरान खान के कल के जो सारे मामलात रहे उस पर उनसे बात करेंगे। और सैयद मुजम्मिल शाह, उनको हम वेलकम करेंगे, बोल न्यूज़ का हिस्सा बन गए हैं और मारूफ एंकर हैं और प्रोग्राम 7 बजे में अब पता चला कि तज़ियाकार के तौर पर उस प्रोग्राम में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। सबसे पहले तो मुजम्मिल, आपको मैं वेलकम करती हूँ बोल की पूरी टीम की तरफ से और आपका बहुत ही खुश आमदीद। हमें कोशिश है हमारी और हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि जिस तरह आप पिछले अपने चैनल्स में काम करते रहे और ज़बरदस्त काम करते रहे, यहाँ पर भी आप वैसे ही काम करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे और छा जाएंगे। तो वेलकम ऑन बोर्ड। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से अज़हर साहब से गुफ्तगू आगाज़ करूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अदर साहब, जो कल सारी सूरत हाल हमने देखी कि कल इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात, फिर उनकी ज़ाहिर तबीयत की वजह से तिब्बी मामलात भी थे, लेकिन पेश हुए, उन्होंने अदालत के हुक्म की तामील की और एक तरफ से तो उनको हिफाजत ज़मानत मिली, दूसरी तरफ दरख्वास्त निपटाई गई। ये क्या मामलात हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये अभी प्रोटेक्शन बिल का मामला है, लेकिन असल जो मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद में हैं। अब उस सूरत हाल में जो मामला है कानूनी तौर पर वो किस तरफ जा रहा है, वहाँ भी फिर इमरान खान को पेश होना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बता दूं कि आज अता ताड़र ने मेरे बारे में जो जुबान इस्तेमाल की और जो लहजा इस्तेमाल किया, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली वो चीज़ें सारी बताऊंगा और अता ताड़र का पर खच्चे में उड़ाऊंगा इंशाअल्लाह। और उनको पता ही नहीं ऑर्डर क्या है या क्या नहीं है। जाने का नोटिस को 5 अरब का कल मैं तफसीलात दूंगा। अच्छा। और साथ साथ अता ताड़र की तैनाती भी एज ए स्पेशल असिस्टेंट, जो मजाक बनाया हुआ इन्होंने इस निज़ाम का, खिलवाड़ का, नालायक तरीन लोग सीटों पे बिठा दिए हैं। वो उस समय तमाम के तमाम जो यानी 11% से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं आप, जो है ना मेंबरान, वजीर वगैरह, वो भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन तफसीलात मैं कल सारी बताऊंगा। अब आपके सामने रखते हैं कि इशू क्या है। इशू ये है कि यानी इन्होंने वक्त से पहले सारा, अब आफ्ताब सुल्तान साहब ने भांडा सारा फोड़ दिया, वो बाद में बात करूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना ये है कि ये जमानत जो है, हमारे दोस्त ही हैं कयूम सिद्दीकी साहब, एक दिन पहले 14 तारीख वाले दिन 15 को कैंसिल हुई है। वो लिखते हैं बोलो कैंसिल, जमानत कैंसिल। यानी क्या मतलब भाई? सही, ये आपका क्या करना है सारी बातें करने का? और अगले दिन देखा हमने जमानते, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब बीमार हैं और डॉक्टरों ने मना किया उन्हें सफर करने से और रिकॉर्ड पे है। दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट्स है, सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो ये वहां की अदालत को बताया गया और वो अदालत ले सकती थी, वीडियो लिंक पे ले सकती थी ऐसा। और या तो वो ना कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है, कोई बहुत बड़ा कातिल का मुकदमा है, मुकदमा ही कुछ नहीं है। और मैं आगे तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दोनों ने अपना मुस्तरद कर दी और एक के अगेंस्ट जो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस था सेशन जो सिविल सेक्रेटरिएट का, वो चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी डिमांड कर रही है कि इमरान खान साहब वहां पर आए। तो उसका तरीकाकार हम तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। फिर अब आ जाए दूसरा एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, वो संजरानी थाने में किया था, कोई ताल्लुक नहीं। कल पढ़ के बताया, मजाक उड़ा बस हाई कोर्ट में कि जनाब इमरान खान के वहां पर लोग आए। ये दहशतगर्दी की दिफा खत्म करने के वजह से भी तो एप्लीकेशन गई है ना हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, वो बाकायदा वहाँ फाइल हो गई है। अब इनमें अपना जब जमानतें खारिज हुई तो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जब मुझे राब्ता किया गया असद उमर साहब ने कि कहा ये चैलेंज करनी है, इन बिटवीन साफ लॉयर्स फोरम में से किसी ने अपने खुद ही पिटीशन वो दायर कर दी। उस समात के लिए मुझे कहा गया, वहाँ मैं पहुंचा तो हम वकालतनामे के बगैर बात से अगले दिन मैंने वकालतनामा इमरान खान साहब से लेकर दाखिल कर दिया। वो पता लगा कुछ सिग्नेचर का डिफरेंस है, उस मैंने अदालत को बताया मैं वापस ले रहा हूँ, जो कि इसमें मामला खत्म हो गया एंटी टेररिस्ट कोर्ट के हवाले से। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, इस काम के लिए इमरान खान साहब को खुद आना पड़ेगा। सिग्नेचर का मामला क्या था? वाकई सिग्नेचर किए थे इमरान खान साहब ने उस पे? तो देखिए, वो पहली वाली जो दरखास्त है ना, वो अपना इंस्ट्रक्शंस के बगैर फाइल कर दी थी। अच्छा। और इमरान खान साहब ने रिग्रेट भी किया और था नहीं, मुझे तो इमरान खान साहब बकायदा वकील मुकर्रर किया और कल कोर्ट में भी आकर कहा। फिर अल्टीमेटली आप जेल में रखें, अपना वो अदालत को बता भी दिया गया, अदालत ने मामला खत्म कर दिया। फिर साथ साथ एंटी टेररिस्ट कोर्ट से 3 मार्च तक की जमानत भी होगी। और इमरान खान साहब जिस तरह 4 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक अदालतों में रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। तकलीफ के बावजूद अदालतों को उन्होंने बाकायदा इंपॉर्टेंस दी, अदालतों के सामने सिरनगू हुए और एक चीज सारी रिकॉर्ड के ऊपर रखी। और ये वो मामले हैं कि जिन्होंने इनकी कलई खोल दी है। यानी ये जो जिस सहारे ये चल रहे थे है कुछ भी नहीं।
और ठीक है साहब, आप इतने पुरुमीद हैं बतौर वकील, तो अगर आप वाकई ये कह रहे हैं कि कुछ हैसियत ही नहीं है इन केसेस की, तो आगे जाके फिर सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। पॉइंट टेकन। अच्छा मुजम्मिल, आपका तज़किया क्या कहता है? ये सारी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं एक एक्सरसाइज है, यानी कि 10 माह में तकरीबन 30 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हो चुके हैं अब तक, और वो केसेस का सामना भी कर रहे हैं, और कल जिस तरह वो पेश भी हुए, अब आगे भी उनको पेश, और फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत की। इस सारी सिचुएशन पर आप क्या समझते हैं, किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, ये तो मेरे लिहाज से वो कंटिन्यूएशन है जो कि पिछले दौर से लेके अब तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की चल रही है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि ये सारे ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा दूसरी पार्टी को सब्जुगेट करने के लिए कानून का इस्तेमाल करती है। इवन नैब लॉज की आप बात कर लें, उसमें जो अमेंडमेंट की गई वो भी अपने बेनिफिट के लिए हुई। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर जो अब केसेस के अंबार हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कंटिन्यूएशन है इमरान खान साहब के दौर से लेके अब तक, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि तकरीबन 3/4 जो अपोजिशन थी वो जेल के अंदर थी। दूसरे ये मनाजिर जो हमने कल देखे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, मैंने आज तक किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं देखा इस तरह से होता हुआ। अच्छा। कि वहाँ पर जलसागाह की सूरत हाल बन जाए। तो बिल्कुल एक पार्टी के लिए तो बड़ा ये कहना चाहिए कि अच्छा एक जेस्चर है कि लोग उनके साथ हैं, सपोर्ट शो करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन डेकोरम और लॉ की अगर आपने बात करनी है तो हेयरिंग्स के ऊपर ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली। हमने ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड करते हुए देखा लाहौर हाई कोर्ट पहुँचो को, और उसका जो है वो आपको पता है कनेक्टिविटी आजकल सोशल मीडिया की कितनी रैपिडली पेस पे चलती है। तो वो देखते हुए जिस तरह से कारकुनान वहाँ पर पहुँचे हैं और केओस नज़र आ रहा था वहाँ पे, इससे नज़र यही आता है कि मैंने कभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह मनाजिर नहीं देखे कि कोई लीडर वहाँ पर पहुँचे और उसको जो है वो कोर्ट पेशी के लिए, लेकिन ऑफिशियल पेज जो ऑफिशियल पेज है पीटीआई का ट्विटर पे, उन्होंने शेयर कर रखा था ये ट्रेंड जिस पे लिखा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो। तो कॉल देना या ना देना और चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं है जिसमें वहाँ पर इतने लोग पहुँच जाएं। इमरान खान साहब के अपने लिए भी ये अच्छा नहीं था, क्योंकि खान साहब जिस तरह से आए और वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी उनको जिस तरह से कहा जा रहा है और उनको चलने में भी प्रॉब्लम है अच्छी खासी। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये सही ट्रेंड नहीं है, अदालतों में इस तरह रश लगाना या एक जलसे की सूरत हाल करना, ये सही नहीं है। चले मैं कंटिन्यू करूँगी मुझे को, मुझे एक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो ऑडियो लीक के मामले पर रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया, जरा उस पर भी अजहर साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक और ख़बर है जो बताते हुए गई भी थी, अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। अजहर साहब, ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने अभी खिताब किया थोड़ी देर पहले ऑडियो लीक के मामले पर, अब एक रेफरेंस दायर करने का ये फैसला इनकी जानिब से किया गया, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई अपने वकला भाइयों के ऊपर, और कि आप इससे पहले क्या सोए हुए थे? जो मरियम नवाज ऑडियो वीडियो झूठी सच्ची ला रही थी, वहां कहाँ थे ये सारे लोग? वहां क्या खामोशी थी? और उसमें तो ना कोई ऐसी बात, ना कोई कंसर्न, ना कोई देना ना देना। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ दोस्त जो है वो बी टीम का किरदार एक अदा कर रहे हैं मौजूदा पीडीएम के हवाले से। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त मैं तैयार कर रहा हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर करने लगा हूँ। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह की टेपें अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं जजेस की पर्सनल लाइफ के हवाले से, और मैं चूंकि वाक़े को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ ना, उस वाक़े का कंसर्न, वो वाक़या इतना पुराना था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने बदतमीजी की थी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ, मामला हाई लेवल तक गया और अल्टीमेटली वो माफी तलाफी पे खत्म हुआ। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी घर आए, चौधरी परवेज लाई ने अगर गुफ्तगू कर ली तो उसमें ना तो ऐसी कोई बात थी, उसको जोड़ा गया बात की बातों में। लेकिन आपने जो एक बात की है ना कि बाकायदा पार्टीज बन गई हैं, वाकई डिवाइडेड है ये सारे मामला, जिसमें भी ये बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये तरीकाकार रखा है, वो इस तरीके से लेकर। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर ये कर रही है? ये पीडीएम की टोटल जमातों के सामने, ये तो हमें पता है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। एवरीबॉडी नो कि बाकायदा एक सियासत, और मैं तो बड़े अरसे से ये बात कहता आया हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए यहाँ अभी यानी पिछले तकरीबन अगर आप देखें कि इन जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसमें तो किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। बातें लॉयर्स के साथ क्या कुछ होता रहा, कोई बोला इनमें से? हमारे यहाँ फवाद चौधरी बतौर वकील क्या उनके साथ सलूक रवा रखा गया, आदम सवाती के साथ क्या सलूक हुआ, आमिर राह के साथ क्या सलूक है, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं।
और ये फिर वो सियासी स्टंट के तौर पर खेला जा रहा है। रियल पॉलिटिक्स तो हमें नजर नहीं आ रही। या तो ऐसी बात हो ना तो कोई केस ऐसा चल रहा था, कुछ सजा देने का, कुछ सजा लेने का। तो आप ये कह रहे हैं कि हर चीज को एक सियासी रंग दिया जा रहा है, ये भी एक पार्टी है। अब हर तरफ अगर पार्टीज बन जाएंगी तो मामला तो उलझेंगे ना सर, सुलझेंगे तो नहीं। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी भी कमी है। मैं जरा चाह रही हूँ मुजम्मिल से ही बात करूँ। मुजम्मिल, आपने किस तरह देखा है? तो ये पाकिस्तान बार कौंसिल का ऐलान कीजिए, हम ऑडियो की तहकीकात के लिए रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अज़हर साहब समझते हैं कि जी ये इनकी पार्टी है मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान बार कौंसिल ने तो अपनी तरफ से ये सब कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी एक और मैं चाह रही हूँ सवाल ये भी कर लूँ कि चेयरमैन नैब का मुस्ताफ़ी होना या फिर उनसे इस्तीफ़ा लेना, क्या आपको लगता है वाकई दबाव का शिकार थे और नैब मुतनाज़ इतना हो चुका है कि हर दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? देखें, पहले तो ऑडियो लीक्स की जो आपने बात की, हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट कल्चर है। आपको याद होगा कि 90s के अंदर भी ऐसा हुआ था। जस्टिस कयूम वाला जो केस था, मुस्लिम लीग नवाज़ की काफ़ी डेफेमेशन हुई थी उसके ऊपर, तो तब भी ऐसी ऑडियो टेप सामने आई थी। बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जो है ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे हैं पहले भी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इतना नॉर्मलाइज ये हो गया, किसी की प्राइवेसी बची नहीं है सियासी क़यादत की अगर हम बात कर लें। जबकि अमेरिका में आपको याद होगा कि रिचर्ड निक्सन के दौर में जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, तो सिर्फ अपोजिशन के फ़ोन टैप करने की बेसिस पे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू हो गई थी। सो दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। उन्हें मालूम है कि हम किसी की कन्वर्सेशन को बग नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस इतनी आम हो चुकी है कि इसको करना बहुत ही आसान है और इस पर कोई उंगलियाँ भी नहीं उठती। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के अंदर ये एडमिसिबल एविडेंस भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। हर कोई इसको डिनाई करता है और कहता है ये डॉक्टर्ड है। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अरूज है, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सियासतदानों ने कभी कंसेंसस शो नहीं किया, और जब भी आपकी अपोजिशन की टेप्स आती हैं तो आप उस पर पॉलिटिकल कैपिटल लेने के लिए बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन अपनी आ जाएँ तो फिर आपको मुश्किल जो है वो समझ में आती है। तो कंसेंसस होना चाहिए इसके ऊपर, लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि प्राइवेसी जो है वो मेनटेन्ड रहे, शहरियों की और जो पॉलिटिकल ऑफिसेज़ हैं उनकी भी। अगर ये सियासतदान, अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ये सब होता रहा है तो आम आदमी, मैं और आप, हम तो बिल्कुल भी गैर महफूज हैं। इसका मतलब ये है। सो दिस इज़ अ बिग कंसर्न कि इस पे सोचना चाहिए पॉलिटिकल क्लास को कि अब एक दूसरे की टेप्स को सेलिब्रेट ना करें, ना उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, बल्कि कंसेंसस करें और इसको कंडेम करें कलेक्टिवली। और दूसरा सवाल जो आपने किया, उस पर यही कह सकता हूँ कि चेयरमैन नैब की जो स्टेटमेंट है उसको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था और केसेस बनाने की बात की जा रही थी कि इसके भाई को छोड़ दो, उसको पकड़ लो, सो ऑब्वियसली ही मस्ट बी वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और इसकी एक तारीख भी है, क्योंकि नैब को जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसकी एक तवील तारीख मुशर्रफ साहब के दौर से अब तक चली आ रही है। तो नैब अमेंडमेंट लॉज के बाद भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, पर काट दिए नैब के, और जितना मैंडेट बचा था उसमें भी अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि नैब की एग्जिस्टेंस ही पॉइंटलेस हो गई है। फिर उनको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो करना क्या है एक्चुअली इस इदारे के साथ, इसको इतना प्रेशराइज करना है, वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो सोच लेना, इसको ज़रा क्लियरिटी कर लें। अच्छा, जाते जाते क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस पर भी लूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, वहाँ पर एक सवाल जो एग्ज़ाम का सवाल था वो वायरल हुआ और वो बहुत मुतनाज़ सवाल था, और उस पर फिर काफ़ी इस पर तनकीद हुई। फिर ये कहा गया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कि ना सिर्फ उस टीचर को फायर किया गया बल्कि ब्लैक लिस्ट भी किया गया। अब सवाल ये है कि अगर ये मवाद या ये क्वेश्चन वायरल ना होता और यही मवाद हमारे तलबा के जहनों में डाला जाता तो उसका नतीजा क्या निकलता? क्या एजुकेशन के नाम पर इस किस्म के गैर फितरी, गैर अखलाकी और खिलाफ शरीयत टॉपिक्स को डिस्कस भी किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जा सकता कि जो तालीमी दर्सगाहों में पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है, ये कोर्स जिसे कहते हैं हम, उस पर कुछ हम रख लें? मुजम्मिल, एक तो मैं इन जेनेरिक वे कि ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि हमारी तालीमी दर्सगाहों में जिस तरह सेलिब्रेशन की जा रही हैं कुछ त्योहारों की, और किस तरीके से फिर मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये भी कह दूं कि वहाँ पर किस तरीके से नशे का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्या किस तरफ जा रही है हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हो क्या रहा है यूनिवर्सिटीज़ में? बिल्कुल जी, टॉप कंसर्न ये होना चाहिए कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड किस तरह से गिर रहा है। जब इंटरनेशनल रैंकिंग्स आती हैं तो टॉप 500 में हमारी कोई यूनिवर्सिटी मुश्किल से ही अपीयर करती है। उसकी वजह यही है कि नॉन इशूज़ डिस्कस होते हैं। और अब भी अगर हम भी इन तमाम मौज़ूआत की बात करें जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में हुआ है, जैसे आपने मिसाल दी, मैं समझता हूँ कि एब्सर्ड था, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी हुआ है उसके बाद कार्रवाई जो भी हो रही है टीचर के अगेंस्ट, लेकिन जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के इनिशिएटिव कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी
कैपेसिटी में ना ले। कहा यही जा रहा है कि जो वो टीचर थे उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस क्वेश्चन को ऐड किया क्वेश्चनर के अंदर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इदारे के ऊपर आ जाती है। तो इसमें यही है कि हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की डिबेट करें, क्योंकि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई मॉरल क्रिटिसिज्म तो बात की बात है, लेकिन जिस काम के लिए बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आपने भी ड्रग कल्चर की बात की, बहुत बढ़ चुका है यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी और जगहों के अंदर भी। तो वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए यही है कि चेक एंड बैलेंसेस हों कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कैंपसेस के अंदर ये ड्रग्स कहाँ से आ रही हैं, उनको रोकने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। सो वी हैव टू पुट अ स्ट्रेस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर जो काम करने जाते हैं उसी को प्रायोरिटाइज़ करें, जो टीचिंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करें, करिकुलम को बेहतर करें, ना कि जो नॉन इश्यूज़ हैं उसको हम मेन स्ट्रीम में ला के डिस्कस करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बात किसी शहर की नहीं है, पूरे मुल्क में जो तालीमी दरसगाहें हैं उनका काम है तालीम देना, मयारी तालीम देना। और ना सिर्फ ये मुजम्मिल, बल्कि हम तो ये कहते हैं ना कि माँ की गोद के बाद जो तरबियत होती है बच्चे की तालीमी दरसगाहों में होती है, तो बड़ी ज़रूरी है, जो कि ख़त्म होता चला जा रहा है ये सारा सिस्टम। लेकिन ज़ाहिर है इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए और इसको चेंज भी करना चाहिए। हमारे उस्ताद, हमारी तालीमी दरसगाहें हमारे लिए जो एक स्टैंडर्ड रखती हैं वो होना चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मुजम्मिल शाह, आपने वक्त दिया आज हमारे प्रोग्राम में। आपके वक्त नाज़रीन, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।